हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। डिफरेंशिएशन का लास्ट वाला पोर्शन मतलब जो आपका हॉट्स वाला पोर्शन है, विविध प्रश्नावली है, वो चल रहा था। वो उसमें भी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया था। वो क्वेश्चन नंबर 9 से मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका हॉट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे कंटिन्यू करना है। 8 तक मैंने करवाया था। 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, कोई फंक्शन है आपका एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट कब अप्लाई करना है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 हो। और फंक्शन में और भी दिया गया है, क्या है आपका, x-1 इंटू एक्स। ये वाला अप्लाई करना है कब फंक्शन, जब एक्स मोर देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अपन को यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कि फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है। इट मीन्स अवकलनीयता है कि नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको पता होगा कि हम लोग फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और जहां पे इन दोनों डेरिवेटिव के मान बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जहां पे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, वहां पर डिफरेंशियबिलिटी होती है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, चेक कहाँ पे करना है मुझे? मुझे x इक्वल टू 2 पर, मुझे x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव का। किसका बात करूंगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर एफ डेक्स एक्स से। ऐसा भी रिप्रेजेंट करता हूँ और ऐसा भी रिप्रेजेंट करता हूँ, दोनों में से मैं कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियबिलिटी में मैंने आपको बताया था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस का एच माइनस का एफ टू अपॉन कितना एच। अब जिनको डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं पता है, तो वो एक काम करे कि इसी लेक्चर को बैक में जाते जाओ, जब मैंने डिफरेंशियबिलिटी शुरुआत में स्टार्ट किया था, वहां पे जाके पहले उन लेक्चर्स को देखो, डिफरेंशियबिलिटी को समझो, उसके बाद आके इसको देखो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले तो कोशिश करो, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो फिर आपको डिफरेंशियबिलिटी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। आई थिंक चौथा या पांचवा लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी का होगा, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था। जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच, मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि दो से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, जे वाला है। तो इस वाले पार्ट में, अब मैं इस वाले पार्ट में टू प्लस एच की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, फंक्शन में मैं यहाँ पे डालूंगा कितना, टू प्लस एच। तो एक्स के स्थान पे मैंने टू प्लस एच डाला, और -1 पहले से है। ठीक है, इस एक्स के स्थान पे भी मैंने टू प्लस एच डाला। देखो, मुझे टू प्लस एच की बात करना है, मतलब दो से ज्यादा की बात करना है। तो दो से ज्यादा के लिए देखा जाए तो फंक्शन आपका ये नीचे वाला है। फिर मैं बात करूंगा दो के बराबर के लिए, तो दो के बराबर के लिए भी फंक्शन नीचे वाला है। तो यहाँ पे हम दो को भी डालेंगे, तो जब मैं दो को यहाँ डालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 इंटू 2, अपॉन में कितना है आपका एच। चलिए, अब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना बचा आपका, एच प्लस का 1, और यहाँ पे कितना है, एच प्लस का 2। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है आपका एच है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर 2h प्लस एच प्लस 2, और -2 पहले से है, अपॉन में कितना है एच, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, h कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखूंगा तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा और नीचे भी जीरो बन जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, h कॉमन लूंगा। जब h कॉमन लूंगी तो यहाँ पे तो h बचेगा 2h, और h 3h हुआ, h कॉमन चला गया तो 3 बचा, अपॉन में कितना है h, h से h कैंसिल हुआ, h का लिमिट जीरो था, जब जीरो में यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे फाइनली कितना आएगा आपका, 3 आएगा। कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ।
अब ऐसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, या तो एल एच डी लिख दो, और या फिर क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में दूसरे तरीके से एल एफ एक्स एक्स, दोनों से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा एफ टू माइनस एच, माइनस का एफ टू अपॉन कितना आपका एच, वो भी किसका, माइनस का। चलिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ज्यों के त्यों मैं किसको निकालूंगा, एफ टू माइनस एच। एफ टू माइनस एच का मतलब होगा फंक्शन की वैल्यू दो से कम कर, इसका मतलब होगा फंक्शन की वैल्यू दो से कम पर, और टू प्लस एच का मतलब होगा फंक्शन की वैल्यू दो से ज्यादा पर। अगर मैं दो से कम पर फंक्शन की बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक्स का वैल्यू दो से कम कहाँ है, ऊपर वाले पार्ट में है। तो मैं ऊपर वाले पार्ट में एक्स के स्थान पे टू माइनस एच डालूंगा। तो जब मैं यहाँ पे टू माइनस एच इन ब्रैकेट टू माइनस एच करता हूँ, और माइनस मैंने ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ही एक्स का वैल्यू टू से कम है, तो टू से कम के लिए जब मैं फंक्शन की बात करूंगा तो ऊपर वाले पार्ट की बात करूंगा। अब यहाँ पे बात हुई दो के लिए, तो दो के बराबर टू के इक्वल के लिए देखा जाए तो फंक्शन नीचे वाला है, तो नीचे वाले में मैं टू डालूंगा, तो टू से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू टू करेंगे, अपॉन में कितना है माइनस का एच। चलिए अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब थोड़ा सा यहाँ समझना है, टू माइनस एच तो जो के तो है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हुआ है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ समझ ले। जैसे मैं सपोज करूँ किसी भी पूर्णांक के लिए, जैसे मैं दो के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान निकालूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रैकेट जो बना है ना स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बड़ा वाला जो ब्रैकेट बना है वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी पूर्णांक के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वही आंसर आएगा, जैसे दो के लिए दो आएगा, माइनस पांच के लिए निकालेंगे तो माइनस पांच आएगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि किसी भी पूर्णांक के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वही आ जाता है। लेकिन पूर्णांक के अलावा अगर मैं किसी और वास्तविक संख्या के लिए और किसी रियल नंबर के लिए निकालते हैं, जैसे मैंने निकाला किसका, 2.5 का, और मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा आपसे, तो अगर पूर्णांक के अलावा किसी और नंबर के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालने के लिए उसके पहले वाली पूर्णांक को ले लिया जाता है। जैसे 2.5 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो मैं 2.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालने के लिए उसके पहले वाले पूर्णांक को लेंगे। तो 2.5 के अगर पहले मैं इंटीजर को देखूं, पूर्णांक को देखूं, तो 2.5 से पहले जो पूर्णांक आता है वो दो आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो वही आ जाता है। पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक के अलावा किसी भी दशमलव वाली संख्या के लिए, उसमें सारी मतलब दशमलव वाली संख्या का मतलब हुआ पूर्णांक को छोड़कर, किसी भी डेसिमल नंबर में किसी भी दशमलव वाली संख्या के लिए अगर महत्तम पूर्णांक का मान निकाले, तो उस संख्या मतलब जो भी संख्या है का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उस संख्या, किस संख्या का, दशमलव वाली संख्या का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो उससे पहले वाले नंबर होगा। जैसे मैं बोलूं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं देखूंगा कि 2.5 से पहले इंटीजर कौन सा आता है। अगर मैं बोलूं 2.5 से इंटीजर कौन पहले इंटीजर कौन सा आता है, तो 2.5 से पहले जो इंटीजर आता है वो आता है दो, तो इसलिए इसका वैल्यू दो हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बोलूं आपसे, ऊपर आई थिंक कट हो रहा होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है लेकिन तब भी दिख रहा है, चल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर बताओ 1.99 का। अब 1.99 कोई पूर्णांक तो है नहीं, मैंने क्या बोला, किसी पूर्णांक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आ जाता है। पूर्णांक के अलावा किसी दशमलव वाली संख्या के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उसके पहले वाले पूर्णांक को लिया जाता है। तो 1.99 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, तो मैं देखूंगा कि 1.99 के पहले कौन सा नंबर आता है, 1.99 के पहले कौन सा पूर्णांक आता है। तो 1.99 के पहले पूर्णांक क्या आता है, 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? या मैं बोलूं कि 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो अब ये भी दशमलव वाली संख्या है, तो मैं इस संख्या में देखूंगा कि 2.001 के जो पहले पूर्णांक आता है वो क्या आता है, दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही हो जाती है। लेकिन मैं बोलूँ अगर पूर्णांक के अलावा किसी और नंबर के लिए, दशमलव वाले किसी नंबर के लिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो उसके पहले वाले नंबर को उठा लिया जाता है, मतलब लिया जाता है। जैसे 2.001 एक दशमलव वाली संख्या है,
दशमलव में कोई नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 2.001 के पहले जो इंटीजर है वो 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। मैं बोलूंगी 1.99, तो 1.99 एक दशमलव वाली संख्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 1.99 के पहले इंटीजर क्या आता है 1, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसी से थोड़ा समझना है कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर संख्या लिखी वो 2 माइनस एच लिखा है, तो 2 माइनस एच का मतलब तो आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे 2 से कम की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो 2 से कम की हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो 2 से कम की हो रही है, मतलब 1.999 ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब 2 से कम है, ये 2 नहीं है, इसका मतलब हुआ अंदर वाले पार्ट का मतलब हुआ 2 से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या जो ब्रैकेट में लिखा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मैं ब्रैकेट बनाता हूँ उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 2 से कम है, मतलब 1.999 ऐसा कुछ है, मतलब 2 से कम है। अब 1.99 मैंने क्या बोला कि अगर 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखता तो 2 आ जाता, अब मैं बात कर रहा हूँ 1.99 मतलब 2 से कम की बात कर रहा हूँ। अब 2 से कम के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 से कम कितना है, बहुत मतलब बहुत छोटा सा कम किया है 2 से कम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1.99 के अप्रोक्स हम लोग बात कर रहे हैं। अब 1.99 के अप्रोक्स यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो 1.99 के अप्रोक्स संख्या के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होगा, 1 होगा। 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट कोई भी नंबर है, 1 पॉइंट कोई भी डिजिट लिखी है, 1 पॉइंट कोई भी संख्या है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। दो में से अब देखो यहाँ पे माइनस, दो में से एक गया एक, और एक का मल्टीपल दो से तो 2 हो गया, अपॉन में है -1। चलिए और सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक का मल्टीपल 2 से 2, -h -2 अपॉन -h, 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर -h नीचे भी -h, ये कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर देखा जाए तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 3 है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है कितना है, 1 है, दोनों नॉट इक्वल है, तो मैं बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है तो वहां पे अवकलनीयता नहीं होती है, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी, तो मैं बोल सकता हूँ डज नॉट डिफरेंशियल, फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, डज नॉट डिफरेंशियल, फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था, नहीं सॉरी 9 था। 10वां देखो क्या है, 10वें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, फंक्शन में उन्होंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का p, और यहाँ पे कितना है, क्यू एक्स प्लस का क्यू एक्स प्लस का 2। ठीक है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है वो x लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x मोर देन 1 है, या x ग्रेटर देन 1 है। उन्होंने कहा कि x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल है, मतलब यहाँ पे अवकलनीयता है, सॉरी अवकलनीयता है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलनीयता है, तो मुझे p का वैल्यू निकालना है और q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मुझे p और q का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे पॉइंट याद रखना हमेशा कि अगर कह दिया जाए कि फंक्शन एफ एक्स अगर x इक्वल टू a पर अगर डिफरेंशियल है, मतलब अवकलनीय है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ये पॉइंट एक याद रखना कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है, अवकलनीय है, तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा।
अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी जरूर होगी। एक पॉइंट, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में भले ही कॉन्टिन्यूटी का कोई मतलब डिस्कशन नहीं किया, इन्होंने भले ही नहीं बोला कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन इस चीज को मुझे कॉमन सेंस से अपने पुरानी नॉलेज से समझना होगा कि जहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी होती है वहां पे कॉन्टिन्यूटी 100% होती है। तो मैंने डिफरेंशियबिलिटी वाले लेक्चर में ऐसा कुछ बताया भी था कि मैंने इस पॉइंट पे डिस्कशन भी किया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ऐसा मैंने डिस्कशन भी किया था। ठीक है, तो मैंने एक बार और इसको मतलब ऐसे बता दिया तो आपको चीजें याद आ रही होंगी थोड़ी बहुत। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन में अवकलनीयता है ऐसा इन्होंने बोला है। अब फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी होगी ऐसा मैंने हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से समझा है। चलिए अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अवकलनीयता वाला जो प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ कितने पर, वन पर, तो वन माइनस एच माइनस का एफ वन अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन से कम के लिए फंक्शन ऊपर वाला है तो ऊपर वाले में क्या रखेंगे, वन माइनस एच, वन माइनस सॉरी वन माइनस एच का स्क्वायर, थ्री वन माइनस एच प्लस का पी, प्लस का कितना है पी, और वन के बराबर, यहाँ पे वन से बराबर के लिए बात हो रही है तो वन से बराबर के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन है। तो अगर मैं वन से बराबर के लिए बात करता हूँ तो वन के बराबर के लिए ऊपर वाला है तो ऊपर वाले में, क्योंकि वन के बराबर के लिए ऊपर वाला, तो ऊपर वाले पार्ट में वन डालेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन थ्री जा थ्री हो जाएगा प्लस का पी हो जाएगा, अपॉन में है माइनस एच। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ दो इसका, तो कितना हो जाएगा वन प्लस का एच स्क्वायर माइनस का टू एच, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री बन जा थ्री माइनस थ्री एच प्लस का पी, अंदर मल्टीपल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीपल करने पर क्या होगा, तीन एक चार, तो माइनस का चार माइनस का पी अपॉन में हो गया माइनस एच। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, होल स्क्वायर तोड़ दिया, तीन का अंदर गुणा कर दिया। ऐसा करने पर देखा जाए तो थ्री और वन फोर, फोर से फोर आपका कैंसिल और पी से पी कैंसिल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, एच स्क्वायर तो आपका ज्यों के त्यों रहेगा, टू एच और थ्री एच माइनस फाइव एच हो जाएगा, और जब फाइव एच हो जाएगा तो अपॉन में कितना है माइनस एच। अब अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालने लगते हैं, तो लिमिट को डालने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लिमिट डालने पर फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, ऐसा बन रहा हो जीरो अपॉन जीरो या ऐसा कोई गंदा सा कुछ बन रहा हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डालने से पहले उन चीजों को चेक करूंगा कि कहीं फंक्शन के अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। तो पहले चेक करेंगे, तो मैंने देखा अगर डायरेक्ट लिमिट डालते हो तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा नीचे भी जीरो बन जाएगा, और जीरो अपॉन जीरो जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट लिमिट डालने वाला अप्रोच है वो तो खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर से h कॉमन लेंगे तो h माइनस का फाइव अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डाल सकता हूँ, तो एच का वैल्यू जीरो, जीरो से पांच गया माइनस पांच, और नीचे बचा माइनस एक, माइनस से एक से माइनस खत्म हुआ, तो आपका आंसर आया पांच। आंसर नहीं आया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पांच आया। अब मैं बात करूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट लिमिट कितना, एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो। ठीक है, सॉरी जीरो नहीं, वन के लिए चेक कर रहा हूं मैं, तो वन प्लस एच होगा, वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन कितना आपका एच हो जाएगा, ये होगा आपका। चलिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब अगर मैं इसमें देखूंगा, देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब मैं वन प्लस एच की बात करूंगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड की हो गई, अच्छा राइट हैंड में वन प्लस, तो वन से ज्यादा की बात हो रही है, वन से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले में रखेंगे वन प्लस एच, क्या रखेंगे हम लोग, वन प्लस एच। तो वन प्लस एच जब हम यहाँ नीचे वाले में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ब्रैकेट में वन प्लस एच और प्लस का टू,
ठीक है। अच्छा, अब 1 के बराबर के लिए ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में डाल दो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 प्लस का p, ठीक है, अपॉन में कितना है आपका h है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल करोगे, q हो जाएगा, क्यूब एच हो जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का p है, अपॉन में कितना है h है, अपॉन में कितना है h है, नीचे भी जगह है, हाँ और हो जाएगा अभी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखा जाए यहाँ पे मैंने क्यू एच को अलग कर दिया और यहाँ पे क्या किया, बाकी बचे हुए पार्ट को अलग कर दिया। बचा हुआ पार्ट क्या है, क्यू है, p है, माइनस का 2 है, और अपॉन में कितना है आपका h है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डालता हूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, और अपॉन में जीरो मतलब नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन अवकलनीय है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकलना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकलना चाहिए। लेकिन मैं देखूंगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो फॉर फाइनाइट लिमिट, फॉर फाइनाइट लिमिट मतलब लिमिट को परिमित बनाने के लिए, लिमिट को ऐसा बोल सकता हूँ कि लिमिट का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। लिमिट का सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। वो फाइनाइट कब होगा, जब नीचे वाला एच क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नीचे वाला एच कैसा हो जाए, खत्म। तो नीचे वाला एच खत्म हो जाएगा अगर जे वाला पार्ट ना होता। मैं ऐसा बोलूंगा कि नीचे वाला, अगर देखो, अगर अगर नीचे एच बना रहेगा, सोचना, अगर नीचे एच बना रहेगा, हम ऊपर वाले को भले ही सॉल्व करें और नीचे का एच खत्म ना हो, अगर नीचे का एच खत्म नहीं होगा तो ये नीचे अगर लिमिट डालोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे मतलब अपॉन वाले पोर्शन में। और जब अपॉन वाले पोर्शन में जीरो आता है तो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस लिमिट को फाइनाइट करने के लिए, क्योंकि फाइनाइट होगा तभी इसका उन्होंने बोला है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल है। वो फंक्शन डिफरेंशियल है, फंक्शन के अंदर डिफरेंशियलिटी है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकल रहा होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकल रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकल गया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव लास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं बोलूंगा कि फॉर फाइनाइट लिमिट मतलब लिमिट को फाइनाइट करने के लिए मुझे इस वाले पार्ट को खत्म करना होगा। इस वाले पार्ट को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो इस वाले पार्ट का मतलब है यहाँ पे q माइनस टी माइनस टू बराबर मुझे क्या करना होगा, जीरो करना होगा। लिमिट को फाइनाइट करने के लिए, फाइनाइट का मतलब परिमित से है, तो अगर मैं इसको जीरो करूंगा, तो अगर ये जीरो हो जाता है तो देन फंक्शन क्या बन जाएगा, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्यू एच अपॉन कितना एच, और एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, क्यू के बराबर आया। राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो किसके बराबर आया, आपका क्यू के बराबर आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्यू के बराबर आया कब, जब इस लिमिट को मैंने फाइनाइट किया तो मैंने इस पूरे पार्ट को जीरो किया। जब इस पूरे पार्ट को जीरो किया तो यहाँ पे ओनली क्यू एच बचा, अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल, वैल्यू आया क्यू। तो जे आपका आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जे आया राइट हैंड डेरिवेटिव। बच्चे यहाँ पे जाके अटक जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नया अप्रोच यूज हुआ है, विविध प्रश्नावली है तो थोड़ी सी चीजें नई यूज होने लगती है। तो भाई मैंने क्या किया, इस पार्ट को क्या किया, जीरो किया। जब इसको मैंने जीरो किया तो इसको मान लिया कि ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई आपकी, क्योंकि इसकी भी हेल्प कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये पार्ट जीरो होगा तभी सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो इस पार्ट को जीरो करने पर ही ये दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएंगे, मतलब डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल हो पाएगी। तो मान लो इस पार्ट को मैंने जीरो किया तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। इसके बाद फंक्शन डिफरेंशियल है, फंक्शन के अंदर अवकलनीयता है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। तो मैं इन दोनों डेरिवेटिव को बराबर करूंगा। मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन आपका अवकलनीय है। अवकलनीय है तो दोनों लिमिट के मान बराबर होंगे। दोनों लिमिट के मान बराबर होंगे तो क्यू का मान आ गया 5, और इस क्यू के मान को रख देंगे फर्स्ट में, जो कि मैंने फर्स्ट बनाया है अपनी लिमिट को फाइनाइट करने के लिए। अपनी लिमिट को फाइनाइट करने के लिए ये हमने कंसीडर किया, तो क्यू का वैल्यू 5 आया, 5 मैंने यहाँ डाला, तो 5 माइनस का p माइनस टू इक्वल टू जीरो। 5 में से 2 गया, 3 बचा, बराबर कितना है p है, तो p बराबर आपका हुआ 3 के बराबर, ठीक है। तो ये p का वैल्यू है और ये q का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है और ये q का वैल्यू है। बस ये आपका आंसर हो गया।
टी का मान और क्यू का मान आपको निकालना था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, अभी तक के जितने भी मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बताए हैं उन सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अब आते हैं डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। मैंने बोला था कि इस विविध प्रश्नावली में सब कुछ है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डेरिवेटिव है, सब कुछ है। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना है, साइन एक्स स्क्वायर है। मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो, चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और इसको भी मैंने जो स्क्वायर साइन पे लगा उसको मैंने होल स्क्वायर करके लिया, मतलब साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ही मैनिपुलेट कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो देखो कैसे करेंगे, सीधा वही फंडा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बनेगा dy ओवर dx, ठीक है। अगर ये x होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे एक्स स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जो x के स्थान पे एक्स स्क्वायर आया है ना, उसको हम लोग x मान लेते हैं। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये आपका x है, तो अगर इसको आपने x मान लिया तो इसको क्या पढ़ोगे आप, साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब बस याद रखना है कि जिसको हमने x माना है उसका इंटू में डेरिवेटिव करोगे, तो इस एक्स स्क्वायर का जब इंटू में करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस लगा दो। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसको मैं मानूंगा x, इसको मैं मानूंगा x, और ये बन गया एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x, और इस sin x का जब मैं अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos x। देखो, जब जब डेरिवेटिव में x माना जाता है तब तक उस पार्ट का इनटू में डेरिवेटिव किया जाता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जिस जिसको हम लोग x मानेंगे उसका इनटू में डेरिवेटिव करेंगे। चलिए, प्लस, अब मुझे इस वाले पार्ट का करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैंने इस पूरे को x माना। जब इस पूरे को x माना तो क्या पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर, ठीक है। अब भाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को मैंने x माना, अब मुझे उस अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करना होगा। लेकिन जब मैं अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करूंगा, जब मैं अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है कि अंदर वाले पोर्शन में भी साइन के साथ एक्स स्क्वायर लगा है, साइन के साथ क्या लगा है, एक्स स्क्वायर। तो अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करने के लिए जो साइन एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, उसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे एक बार एक्स स्क्वायर को फिर से एक्स मानना पड़ेगा, एक बार मुझे फिर से एक्स स्क्वायर को एक्स मानना पड़ेगा। तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अलग से करोगे तो हो जाएगा आपका 2x। चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा कितना, sin 2x, प्लस यहाँ पे 2 2 कितना है, 4x, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है, जी आपका फाइनली डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव के तो वही फंडे हैं जो लगातार मैं डेरिवेटिव में सिखाता चला आ रहा हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला सीधा लगता है तो सीधा लगाते हैं, अगर किसी को x मान के मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो मैं x मान के भी फॉर्मूला लगा देता हूँ। बस याद रखते हैं कि जिसको हम लोग x मानते हैं उसका इंटू में हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है बाई इक्वल टू क्या है आपका कॉस इनवर्स, अंदर कितना है कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, अपॉन में कितना है रूट, अपॉन में कितना है रूट टू है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो बाहर कॉस इनवर्स है, अगर अंदर कॉस होता तो मैं क्या करता, इस कॉस इनवर्स को सिंप्लीफाई कर लेता। अगर अंदर वाला पार्ट कॉस में बन जाता है, बाहर कॉस इनवर्स पहले से है, तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ कि कॉस इनवर्स को तो मैं लगा ही रहने देता हूँ, अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं इसका अगर यहाँ डिवाइड करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/√2 cos x, और इसका यहाँ डिवाइड करूंगा तो इसको भी बोल सकता हूँ 1/√2 sin x। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो 1/√2 था उसका मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड अलग और यहाँ पे डिवाइड अलग। अब आपको इतना तो पता है कि इस 1/√2 को मैं cos 45 अंश लिख सकता हूँ, और इस 1/√2 को मैं sin 45 अंश लिख सकता हूँ। आपको पता है cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, और sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। अब आपके मन में एक बात आती है, सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये तो cos इनवर्स है आपका, इस 1/√2 का वैल्यू cos 45, तो मैं बोलूंगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। भाई ये क्या बन गया आपका cos 45 बन गया, ये आपका sin 45 बन गया। तो मैं बोलूंगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला हो गया cos 45 माइनस एक्स, cos से cos कैंसिल तो y बराबर हुआ 45 माइनस एक्स। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dy ओवर डी एक्स, 45 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर आएगा माइनस का 1। मतलब क्या दिक्कत है? देखने में लेंदी था क्वेश्चन लेकिन लेंदी है नहीं। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 में हिंट करूंगा, आप लोग करना, मैं काफी सारा इसमें हिंट करके देता हूँ। टेन इनवर्स और रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को किसी ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। अब एक बात मन में चल रही होगी कि सर एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा ही क्यों बना? उसका भी रीजन समझ लो कि अगर यहाँ पे cos 2 थीटा हम लोग मान लेते हैं, तो cos 2 थीटा एक ऐसा टेक्नोमेटिकल फंक्शन है या एक ऐसा फॉर्मूला वो देता है हमको कि वो +1 और -1 खत्म कर लेता है। अगर यहाँ पे मैं cos 2 थीटा डाल देता हूँ तो जो प्लस का 1 या माइनस का 1 जो साथ में लगा है वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे कितना रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अपॉन में यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, और माइनस रूट में 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब फायदा क्या होने वाला है यहाँ समझो। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, ऊपर कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो ये आपका बन जाएगा पाई बराबर टेन इनवर्स, चलिए रूट में 1 प्लस, यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉस वाला, तो क्या बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे लगा दिया साइन वाला, तो 1 माइनस, जब मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस माइनस के अंदर गुणा होगा, तो 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में जब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे साइन वाला लगाएंगे तो माइनस के अंदर गुणा करोगे तो 1 माइनस का
और साइन वाला पार्ट प्लस का। चलिए, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो y बराबर आपका हो गया tan इनवर्स। ठीक है, y बराबर है tan इनवर्स, और इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट 2 का वर्गमूल तो रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर का cos हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 का रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर का cos हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझो कि ऊपर वाले पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन से आपका रूट 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है। तो जब रूट 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर ओनली cos प्लस साइन बचा, और नीचे बचा आपका cos माइनस साइन, cos माइनस साइन। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब करूंगा 11 वाले को। मैं 11 वाले क्वेश्चन को रब करता हूँ। तो देख लो, यहाँ पे 11 वाला अगर मैंने रब किया तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करके थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का यूज करके इसको भी मैं tan में बदलूंगा। जैसे कि यहाँ पे बाहर cos इनवर्स था, अंदर cos बनाया, वैसे ही जहाँ पे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हम लोग tan बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसके अंश और हर में ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में मैंने cos थीटा से डिवाइड किया। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में cos थीटा का डिवाइड करूंगा तो cos से cos कट जाएगा प्लस, और sin थीटा में cos का डिवाइड करोगे तो tan थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे cos में cos का डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और sin में cos का डिवाइड करोगे तो tan थीटा हो जाएगा। चलिए, अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम और करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है, मैं यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर देता हूँ। थोड़ा सा चीजों को एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, तो मतलब सोचना ही पड़ेगा, अगर द्वितीय प्रश्नावली आपको लगानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब कहो सर बन लगाने का फायदा क्या हुआ, अभी पता चलेगा। इस बन को मैं लिख देता हूँ tan 45 पाई बाई 4, tan थीटा जीरो कहते हूँ अपॉन 1 माइनस इस बन का मल्टीपल किया, इसको लिख दो tan 45 इंटू tan थीटा। फायदा क्या हुआ, y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर आपका हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया आपका tan पाई बाई 4 प्लस का थीटा। अब tan से tan खत्म हो गया तो y बराबर हो गया कितना, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब कितना लंबा चौड़ा सवाल था, और वो सिंप्लीफाई हो गया, इतना सा सवाल बन गया। अब इतने से पार्ट को तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते, कैसे, पाई इक्वल टू पाई बाई 4 ज्यो के था। अब समझो, जब मैंने एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा माना है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि सॉरी सॉरी ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यहाँ ले जाओगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, मैंने थीटा का वैल्यू रखा कितना, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर dx। इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/2 सेम। मैं जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसको x मानूंगा, इसको क्या मानूंगा, x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, और जिसको x मानो उसका इंटू में करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। तो बताओ भाई, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपको। मुझे लगता है यहाँ तक आपके लिए सफिशियंट है, मतलब ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसको आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो समझ सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा, ठीक है। लेक्चर से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और 2-3 दिन से वैसे भी लेक्चर जो है वो 40 मिनट के अप्रोक्स ही पहुँच पा रहा है,
ठीक है, तो 13 तक आपको लगाना है। आज तो क्वेश्चन 5 ही सॉल्व हो पाए काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, तो 13 तक आप लोग लगाओ और 14 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।